सीएम पुष्कर सिंह धामी का मिशन चंपावत, बनबसा में किया रोड शो में उमड़ी भीड़। चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे धामी। उत्तराखंड बीजेपी ने शुरू की राज्यसभा के उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केंद्र को भेजे जाएंगे 6 लोगों के नाम। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली समीक्षा बैठक। खेल विभाग के अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, खिलाड़ियों पर ध्यान देने के निर्देश। 2 दिन पहले राजधानी के स्टेडियमों का किया था दौरा। चारधाम यात्रा पर तेज हुई राज्य सरकार की तैयारियां। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया औचक निरीक्षण, कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। और नैनीताल के हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हल्द्वानी पुलिस ने नशा कारोबार का किया भंडाफोड़। 1125 इंजेक्शन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के बनबसा में रोड शो किया, जिसमें काफी भीड़ देखने को मिली। बनबसा से लेकर टनकपुर तक ये रोड शो निकाला गया है। इससे पहले भी धामी चंपावत का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की औपचारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन यह तय है कि धामी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। चंपावत सीट से बीजेपी के विधायक रहे कैलाश गहतोड़ी ने सीएम के लिए ये सीट छोड़ी है। जल्द ही इसकी घोषणा होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने चंपावत विधानसभा सीट खाली होने की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को आयोजित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी राज्यसभा की एक सीट के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं, केंद्र को 6 लोगों के नाम भेजे जाएंगे, जिनके नाम का खुलासा बाद में किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक न्याय पखवाड़ा में 2 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें से उधम सिंह नगर में जहां केंद्रीय मंत्री का दौरा हो चुका है, तो वहीं हरिद्वार जिले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 3 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार जिले के आकांक्षी जिले का जो होना है उस पर भी समीक्षा करेंगे। आज हमारे 2 विषयों पर हम लोग बातचीत की है। पहला विषय राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर था। दूसरा विषय था जो आकांक्षी जिले हैं पूरे देश भर में, उसमें उत्तराखंड राज्य से भी 2 जिलों हैं जो भारत सरकार के उन पैरामीटर्स पर होते हैं जो भारत सरकार की योजनाओं के आधार पर पिछड़े हुए माने जाते हैं। तो हमारे राज्य में ऐसे 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला। उन सारी योजनाओं को लेकर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि उन सब योजनाओं में वो जिले भी आगे बढ़ें। केंद्र सरकार के सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड के 2 जिले आकांक्षी पाए गए हैं, जिसमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार मौजूद हैं। और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार से 15 साल से मंत्री रहे और मौजूदा समय में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आखिर ये जिला कैसे आकांक्षी हो गया है? क्या इस जिले में 15 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो अब तैर रहे हैं और इसका जवाब खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही देना होगा। कैमरा पर्सन मयूर के साथ IND24 के लिए देहरादून से कैलाश पेस्ट। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में खेल विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। इससे 2 दिन पूर्व उन्होंने राजधानी के स्टेडियमों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने खेल विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में खेल प्रेमियों को बढ़ावा देने के लिए खेल का सामान खरीदने के साथ ही उनके ब्रांडेड कपड़े और उनकी डाइट पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे किसी भी खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खेल के लिए केंद्र से 500 करोड़ की जल्द
राशि की मांग की जाएगी। इसके लिए वो जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रीय खेल जो कि जिसके आयोजन का या जिसकी मेजबानी का मौका जो है उत्तराखंड को मिला है, उसकी तैयारियों में भी हम लोग लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024 में इस खेल का आयोजन हो पाए। इसको लेकर राज्य स्तर पर हो या सेंटर के स्तर पर हो, मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि हमारे इक्विपमेंट लेने से लेकर, फील्ड को दुरुस्त करने से लेकर, व्यवस्थाएं देने से लेकर अभी तक कुछ काम चल रहा है और भी बहुत कुछ काम उसमें होना है। तो उसके रिगार्डिंग आप अपने प्रस्ताव जो उसमें बजट रिक्वायर्ड है वो बनाइए। तो हमारा असेसमेंट आया है कि लगभग 500 करोड़ की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसको लेके मैं केंद्रीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी से मुलाकात भी करूंगी और जिसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता रहेगी। अभी स्टेट ने अपने हेड से लगभग 150 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसको लेकर कई निर्माण के कार्य हमारे चल रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है और सरकार की क्या कुछ रणनीति है, तमाम तैयारियों को लेकर इस मुद्दे पर वन मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की IND24 संवाददाता कैलाश बिष्ट ने। इस वक्त मेरे साथ है वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नई एक डिपार्टमेंट आपको मिला है, नई जिम्मेदारी है, किस तरीके से जिम्मेदारी को देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में जब भी आपको जीवन में कोई भी जिम्मेदारी मिले, वो जिम्मेदारियां आपके जीवन से भी जुड़ी हैं। परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, लोगों की सेवा का काम मिला तो लोगों की सेवा की जिम्मेदारी, प्रतिनिधि बनने का अवसर मिला तो प्रतिनिधि के तौर पर परिणाम देने की जिम्मेदारी, विभाग मिला तो विभाग में परिणाम देने की जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारियां को निभाने की हमेशा आदमी की कोशिश करनी चाहिए। और जब आदमी किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। सर, अभी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आग का जो सीज़न है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, आग के सीजन को लेकर लगातार हमारा विभाग बहुत अलर्ट है और मैं भी लगातार इसमें अपडेट रहता हूँ। और हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें सारे DFOs और सारे सीनियर ऑफिसर और स्वयं मैं भी उसमें हूँ, ताकि समय समय की जानकारी मिल सके और उसके बाद एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके हम इसका रास्ता निकालने की बात करते हैं, किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सके और क्या निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमने पहली बार इस बार फॉरेस्ट फायर कंट्रोल के लिए जिलाधिकारियों को भी इन्वॉल्व किया है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटियां बनी हैं। साथ ही साथ जिलाधिकारी के स्तर से फंड मिल रहा है, SDRF की मदद मिल रही है, NDRF की मदद ले रहे हैं। तो और तमाम तरह के इस बार जो हैं नए प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ साथ दीर्घकालीन नीति, क्योंकि फॉरेस्ट फायर सीजन हर वर्ष आया करता है, तो एक दीर्घकालीन पॉलिसी बनाने पर भी हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने और जब बनने का भविष्य में भी जब कभी इस तरह के केसेज हो तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रहे हैं, आपकी हमने छवि देखी है, कार्यशैली भी देखी है। 1 महीना भी हुआ है, आगे किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी पूरे 5 साल बाकी? देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 1 महीने की कार्यशैली रही है, आगे भी यही कार्यशैली सरकार की रहने वाली है। कैमरा पर्सन मयूर के साथ कैलाश बिष्ट, IND24 देहरादून। बढ़ते कोविड के चलते उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस पर सरकार ने बॉर्डर से सटे इलाकों में कोविड जांच शुरू कर दी है। राज्य में यूपी से सटे बॉर्डर पर शनिवार और रविवार को कोविड टेस्टिंग की जाएगी। शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण सेंटर बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले महीने 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में कोविड संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कोरोना की जांच अनिवार्य है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री लगातार अव्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज देहरादून कैनाल रोड स्थित मंदिर समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने, आपको बता दें कि लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है और दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस बार चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। 2 लाख से अधिक यात्री अपना पंजीयन करवा चुके हैं, इसलिए सभी को दिन रात काम करने की हिदायत दी गई।
आगे भी इस प्रकार का औचक निरीक्षण जारी रखने की बात उन्होंने कही है। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार मंडराने लगा है। स्कूल, सीएमओ कार्यालय के बाद अब सचिवालय में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। सचिवालय के एक आईएएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं अस्पतालों में कई लोगों का उपचार भी चल रहा है। अकेले राजधानी देहरादून में बीते 2-3 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने देहरादून में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। स्टेट में भी कुछ स्कूल्स में और कुछ जैसे हमारे माननीय मंत्री जी को भी कहीं से इन्फेक्शन आ गया थ्रोट की वजह से, तो हम थोड़ा सा चिंतित तो हैं, सतर्क भी हो गए हैं और जो हमारा पुराना अनुभव है उसके आधार पर हमें चिंता भी है। लेकिन अगर ये बाई चांस खुदा न खास्ता आ जाता है, ऐसे लोग केस बढ़ते हैं, तो हमारे पास पुराना अनुभव है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रशासन हमारे साथ है, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य का। और माननीय मंत्री जी भी इसमें हमें निर्देश उन्होंने कहा कि आप सतर्क रहिए। आज ही की डेट में देहरादून में स्टेट में मास्क एप्लीकेशन लगाना एसेंशियल कर दिया गया है। अगर नहीं लगाएंगे तो 500 रुपये का फाइन भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है। राज्य में जंगलों की आग लगातार तबाही मचा रही है। बीते 24 घंटे में 561 हेक्टेयर जंगल को काफी नुकसान पहुंचा। अब तक कुल 1443 वनाग्नि की घटनाएं रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 227 स्थानों पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिससे 5 लोगों के घायल होने के साथ ही एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि और आपदा प्रबंधन कार्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में गढ़वाल में 119 घटनाएं सामने आई। 15 फरवरी से शुरू हुई इस आग में 60 लाख से अधिक का आर्थिक नुकसान बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गढ़वाल दौरे पर निकले हैं। इस दौरान वे कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे। 28 अप्रैल से शुरू होने वाला गढ़वाल दौरा 8 मई तक चलेगा, जिसकी गढ़वाल मंडल से शुरुआत होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा मसूरी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद 12 दिवसीय दौरे में उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली के कई विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 8 मई को बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद करण महारा हरिद्वार में गंगा आरती के साथ ही यात्रा का समापन करेंगे। मेरा कार्यक्रम लगा है जो मसूरी हमारा शहीद स्थल है, वहां से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये लगातार 9 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख को गंगा आरती के साथ इसका समापन होगा। बीच में हम लोग केदारनाथ के जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन हम केदारनाथ होंगे 6 तारीख को, और 8 तारीख को जो बद्रीनाथ जी के जिस दिन कपाट खुलेंगे उनके दर्शन करके कांग्रेस की ताकत के लिए, कांग्रेस के लिए आशीर्वाद मांगकर मां गंगा की शरण में जाकर इस यात्रा का समापन। रुद्रप्रयाग के जंगलों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। जंगलों में लगी भीषण आग आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच रही है, लेकिन वन विभाग आग पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। इन दिनों जनपद का कोई भी जंगल ऐसा नहीं है जो जलकर राख न हो रहा हो। जंगलों में लगी भीषण आग जहां मानव को परेशानी करने के लिए जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही है उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, वहीं जंगली जानवरों को काफ़ी नुकसान है। जंगली जानवरों का जीवन खतरे में है। भीषण गर्मी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और जंगलों में लगी आग के कारण प्राकृतिक जल स्रोत भी सूखने लगे हैं। इसके लिए वन विभाग की ओर से जगह जगह पर आग बुझाने के लिए टीमें भेजी जा रही हैं, लेकिन कहीं भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पर्यावरणविद देव राघवेंद्र बद्री ने कहा कि जंगलों की आग ने हवा को 50% दूषित कर दिया। ब्लैक कार्बन के कारण आंखों में जलन और खुजली हो रही है, लेकिन सरकार इस मामले में मौन है। उत्तराखंड में यहाँ के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
जिस पर बड़ी बड़ी सरकारें मौन बैठी हुई हैं और जंगल जल रहे हैं। जंगलों की आग ने हमारे उत्तराखंड की हवा को 50% ब्लैक कार्बन से दूषित कर दिया है, जिसका प्रभाव हमारे यहाँ के बच्चों और बुजुर्गों पे पड़ रहा है। 332.82 हेक्टेयर जंगल हमारे उत्तराखंड के जल चुके हैं। हम सबको मिलकर इसमें पहल करनी चाहिए ताकि उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझ जाए और हमारा पर्यावरण ठीक हो जाए। जैसे ही हमें पता चल रहा है कि आग लगी, हम त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत वहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं। कभी कभी रात को भी हम 12-12 बजे रात को, 1-1, 2-2 बजे रात को जहाँ आग लगी हुई है उसी स्पॉट से वापस आ रहे हैं। कुछ लोग तो जानबूझ से आग लगा रहे हैं और कुछ लोग जो है आड़े फूक रहे हैं। गलत टाइम पे आड़े फूक के छोड़ के उसको खेतों में छोड़ के घर चले जा रहे हैं, जिससे कि वो जो आग है वो नजदीकी जंगल में फैल जा रही है। चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक अंतर्गत लंगासू में सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग से मेघखुरा के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क कटिंग का मलबा और पत्थर घरों में आ रहे हैं। नजदीक में स्कूल भी हैं, जिससे बच्चों की भी जान खतरे में है। हाईवे के नीचे बने आवासीय भवन भी खतरे की जद में है। क्षेत्र में कभी भी अनहोनी होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य अंजना देवी मौके पर पहुंची, प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी हैं। कहा है कि विभाग अगर कोई समाधान नहीं करता है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऊपर से रात हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पे 8-10 परिवार हैं हमारे, रात को सो भी नहीं रहे हैं और इन्होंने ये रोड जो है ज़बरदस्ती काटी यहाँ पर से। इसकी सर्वे भी यहाँ पे नहीं हो रही। दिन में अब यहाँ बड़ा हादसा भी हो सकता है। यात्रा सीजन खुले, गाड़ियों में पत्थर गिर रहे हैं। स्कूल यहाँ पे सामने पे खड़ी है, स्कूल के बच्चे भी परेशान हैं। सारे हम तो ज़्यादा ही परेशान हैं। दिक्कत तो बहुत हो रही है। ऊपर से टूट रहा है और बड़ी बड़ी पत्थर जो हैं स्कूल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से टूटने का बहुत ज़्यादा है। और परसों एक ही इतना बड़ा पत्थर आया कि मैं खुद को तो बचाना जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा छोटे बच्चों को कैसे बचाऊं। ये समस्या मुझे चिंता रोज है कि यदि ऊपर से टूटेगा तो वो पीछे वाला जो कमरा है उसको ले जाएगा। मैं ही चाह रही हूँ कि वहाँ पे सुरक्षा दीवार जो है, मजबूत सुरक्षा दीवार बना दी जाए। यहाँ पे 29 बच्चे कार्यरत रहते हैं। प्रधानाचार्य की यहाँ पे खतरा ना हो, जिसके कारण कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ना भाग सकते हैं ना इधर उधर हो सकते हैं। मैं ये प्रशासन से मेरा निवेदन है, विशेष रूप से यहाँ पे सुरक्षा दीवार लगाई जाए, जिससे कि मलबा आए तुरंत और यहाँ पे नुकसान न हो। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं यहाँ पे आकर के तुरंत धरना दूंगी। एसओजी और बनभूलपुरा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। संयुक्त चेकिंग अभियान में घास मंडी क्षेत्र से 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। 1125 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट मामले में खुलासा करते हुए इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान आपको बता दें कि रेहान निवासी वार्ड 28 उत्तर उजाला और विशाल गुप्ता निवासी जोशी बिहार के रूप में हुई है। आरोपी रेहान बनभूलपुरा इलाके में मेडिकल स्टोर संचालित करता है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे के इंजेक्शन किच्छा निवासी बंगाली डॉक्टर से सस्ते दामों में लाकर हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। जो है बनभूलपुरा के रेहान और विशाल गुप्ता पकड़े गए हैं। इसमें 1125 नशे के इंजेक्शन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें आपका नूरी मस्जिद के पास जो है इंडियन आपका मेडिकल शॉप करके एक दुकान है, जो रिजवान के नाम पे जिसका लाइसेंस है, लेकिन इसमें रेहान ही इसको चलाता था। उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा पूछताछ में किच्छा निवासी एक बंगाली व्यक्ति का नाम आया है, जिसके माध्यम से ये लोग परचेज करके लाते थे, तो उसकी तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा रही है। इस पे एसओजी और बनभूलपुरा टीम ने जो अच्छा कार्य किया, उसके लिए डीआईजी महोदय द्वारा 10,000 रुपये के और मेरे द्वारा 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगरपालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। लगभग 5 दिन पूर्व बोर्ड बैठक में सभापति और नगरपालिका कर्मचारी के बीच विवाद और मारपीट हो गई, जिसके बाद बोर्ड बैठक में अफरा तफरी मच गई। इसी को लेकर अब नगरपालिका कर्मचारी और सभासद ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं कोतवाल जसपुर धीरेन्द्र कुमार ने बताया है कि कर्मचारी और सभासद दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका परिषद में मीटिंग के दौरान कुछ सभासदों में और वहाँ के कर्मचारियों को झगड़ा हो गया था। तो जिसकी तरफ से हमारे पास कर्मचारी जो हमारा है ये मोहसिन खान, इसी तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है सभासद के विरुद्ध, और सभासद की तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कर्मचारी मोहसिन की। तो दोनों रिपोर्टों को हमने देखा और उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच की जा रही है, जैसे ही सूरत हाल पाई जाएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में लगातार बिजली कटौती से आमजन परेशान हो चुके हैं। किसान नेता जगतार सिंह वाजपा ने क्षेत्र के लोगों के साथ वाजपुर के अनाज मंडी स्थित बिजली विभाग कार्यालय पर धरना दिया। 1 घंटे के उपवास पर बैठे रहे। जगतार सिंह ने प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है। जगतार सिंह वाजपा ने कहा कि विद्युत आपूर्ति से उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एसडीओ गुलशन बुलानी ने बताया है कि विद्युत आपूर्ति सही कराने को लेकर विभागीय अधिकारी काम में लगे हुए हैं। सरकार महंगे दामों पर बिजली खरीद कर सस्ते दामों पर जनता को दे रही है। से लोग परेशान हैं, आम जनमानस हलकान हो चुका है और आज उपवास के सांकेतिक उपवास के माध्यम से हम विभाग को और सरकार को बताना चाहते हैं कि लोगों का जो सब्र है अब वो जवाब दे रहा है। आगे एक आधे दिन में ये विद्युत आपूर्ति जो है सुचारू नहीं हुई तो आम जनमानस सड़कों पर दिखाई देगा और जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री संतरी, उनकी गाड़ियां वाड़ियां रोक करके उन्हें कहा जाएगा कि ये जो तेल आप भगा के फूंक रहे हो, इससे अच्छा है वहाँ टरबाइनों में जलाओ और बत्ती बनाओ, जिससे कि लोगों का जीना किसी तरीके से ठीक हो। बिजली की सप्लाई और डिमांड में सापेक्ष में लगभग 7 MU का फ़र्क है और ये बात हमारे प्रबंधन को भी पता है, सरकार को भी पता है और वो अपने स्तर से प्रयास जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मांग के सापेक्ष जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है और जो ग्रिड के सप्लाई के रेट हैं वो भी काफ़ी अधिक हैं, जिससे हमारा डिपार्टमेंट बिजली खरीद भी कर रहा है महंगी रेटों में। लेकिन जितनी मांग है उसके सापेक्ष उपलब्धता में कमी है, इस वजह से फिलहाल विद्युत रोस्टिंग का सहारा लिया जाए। कोरोना काल के बाद पहली बार कर्णप्रयाग के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल भी बीडीसी की बैठक में पहुंचे हैं। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत समस्याओं को लेकर जनता जूझ रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप ढिमरी ने कहा है कि सिमली में पिंडर नदी पर निर्माणाधीन मोटर पुल बीते 10 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिजली, पानी को लेकर ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, जनता कह रही है कि हम परेशान हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। बीडीसी में अभी रोड और बिजली, पानी की समस्याएं हैं। इसमें हमारी पुल की समस्याएं, जैसे सिमली में पिंडर नदी के ऊपर पिछले 10 सालों से एक पुल का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 20 करोड़ तक पहुंच चुकी है और इसमें रोज आश्वासन विभाग के द्वारा हमको मिल रहा है और तमाम समस्याएं अभी भी जनता उसको झेल रही है। शासन स्तर या जिला स्तर से सभी लोग जानते हैं कि हमारा 2 साल कोविड में गया, इसलिए हमारी प्रथम बैठक है बीटीसी होने के कारण समस्याएं गांव में बहुत सी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की दिक्कतें हैं और रोडों की समस्या है। इस बारे में हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसमें चर्चा कर रहे हैं कि इसका समाधान कब तक होगा। जन समस्याओं को लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि बातों को उठाते हैं, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो प्रतिनिधियों का फ़ोन भी उठाएं और समस्याओं का समाधान भी करें। और निश्चित रूप से मुझे भी लगा कुछ बातों को अभी सारे विभागों की चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो समस्याएं सामने आ रही हैं कि पेयजल को लेकर के, सड़कों को लेकर के, तो मैं अभी सारे विभागों की कार्य योजना उनसे लेने वाला हूं और कितनी जल्दी उन समस्याओं का समाधान हो सके उस पर मैं बहुत जल्दी कार्रवाई प्रारंभ। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।